नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा कि डबल इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। उसमें हमने ये देखा कि डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं और हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि डबल इंटीग्रल का यूज़ करके हम किस प्रकार एरिया फाइंड आउट करते हैं और किस प्रकार मास फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि डबल इंटीग्रल का यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने जो भी वॉल्यूम निकाला था ना, वो था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन सिंपल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम डबल इंटीग्रेशन को भी यूज कर सकते हैं। अब वो किस प्रकार यूज करेंगे, इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसे समझ के लेने के लिए हम सबसे पहले वॉल्यूम को विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन समझ के लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले वॉल्यूम को ट्रिपल इंटीग्रेशन के भाषा में किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसे समझ के लेने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इसके साथ ही हम जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब आपको ये भी और समझना इजी हो जाएगा कि वॉल्यूम को हम विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ओके, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। आ रही बात समझ में? ओके, अब देखो, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे जो हमें नोट दी गई ना, यहाँ पे हमें नोट्स के 3 पॉइंट्स ना, ये आपको नहीं पता। ठीक है, आपको बेसिकली वॉल्यूम का ये फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ओके, ये फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे जो ये नोट्स दी गई ना, ये आप लोगों को नहीं पता। तो आप क्या करना, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और यहाँ आपको जो 3 नोट्स दिख रही है ना, कुछ इस प्रकार, इनको आपको तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर लेना है, क्योंकि डायरेक्टली इसके ऊपर भी आपको डायरेक्टली एक एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे नोट नंबर 1 क्या है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, अब देखो, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था कि मास को डबल इंटीग्रेशन के भाषा में कैसे निकालते हैं। तब हमने ये देखा था कि मास इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर रो इंटू dx इंटू डी वाई। ओके, ये हमने देखा था डबल इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो टाइम्स dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ओके, और यहाँ पे रो क्या है, रो इज द डेंसिटी। ठीक है, अब देखो, आपको एक सिंपल चीज़ पता होनी चाहिए, डेंसिटी, रो का मतलब क्या होता है, ये हमारा डेंसिटी का यूनिट है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें मास निकालना है तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। ओके, उसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। आ रही बात समझ में? तो ये नोट नंबर 1 आपको समझ में आ गई होगी, इससे आप तुरंत आपके नोट्स में ऐड भी कर लेना। ठीक है ना, अब देखो, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, यहाँ पे dx dy dz है ना, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और हमारे पास 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और तीसरा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब देखो, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होते हैं x y z। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होता है x, y, z। ओके, उसी प्रकार सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, r, psi, z। ओके, r, psi, z। अब देखो, यहाँ पे क्या है, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, यहाँ पे क्या है, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अगर इसे आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पे dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड था ना, वो क्या बन जाएगा, r टाइम्स डी आर डी साई डी जेड बन जाएगा। ठीक है, देखो, जिस प्रकार हमने ये देखा था कि जब हम मास, इसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, लेकिन जब इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दे तो अब ये क्या होता था, डबल इंटीग्रेशन ऑफ रो एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा आर डी थीटा। कुछ इस प्रकार कन्वर्ट हो चुका था ना। देखो, यहाँ पे क्या हो गया था, dx इंटू डी वाई का कन्वर्जन हो चुका था r इंटू डी आर इंटू डी थीटा में। उसी प्रकार जब इसे हम, यहाँ पे जो भी है ना हमारा, ये है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये वाला है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इसको जब हम ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ पे आपको जो भी इक्वेशन दिख रहा है ना, ये वाला, ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसको जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे तब यहाँ पे dx dy dz का क्या बन जाएगा, r इंटू डी आर इंटू डी साई इंटू डी जेड। कुछ इस प्रकार ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो, इसी प्रकार जब हम इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दे तो अब यहाँ पे dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड का क्या बनेगा, r स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी आर डी थीटा इंटू डी साई। ओके, इस चीज़ को भी आप तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखो, अगर आपको अभी ये चीज़ समझ में भी नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे सिर्फ आप आपके नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है ना, ओके। अब हम एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू
ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करके किस प्रकार वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे समझ लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमें पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ओके, बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। ओके, अब देखो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और अगर आपको x प्लस वाई, एक्स वाई और जेड के अगर आपको इक्वेशन दिए गए हैं और अगर आपको लिमिट्स की वैल्यू नहीं दी गई तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते थे, इसे ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट का सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे वापस रिपीट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ओके, देखो हमें ये बेसिक फॉर्मूला तो पता है, लेकिन यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू है ना, यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू है ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पे अगर हमें लिमिट्स की वैल्यू नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो हम अब सबसे पहले ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि लिमिट्स की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो भी इक्वेशन है ना, चलो मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब देखो सबसे पहले हम ऐसे मानते हैं कि इसे हमें सबसे पहले इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। चलो मान लो कि इसी इक्वेशन को हमें सबसे पहले इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ओके, अगर हमें इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स होंगे वो जेड के ऊपर ही डिपेंड करेंगे ना। हमें पता है यहाँ पे इक्वेशन क्या है, जेड इज इक्वल टू 0। ओके, एक इक्वेशन तो हमें मिल गया, जेड इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, इससे हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। जेड की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे जेड की अलग अलग दो फंक्शंस मिल चुके हैं। इसी का मतलब क्या हुआ, यही हमारे जेड के लोअर लिमिट और अपर लिमिट बन जाएंगे। तो इसका लोअर लिमिट बन गया 0 जो कि यहाँ पे है, और इसका अपर लिमिट बन गया जेड इज इक्वल टू ए माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, अब देखो इसको तो हमने सॉल्व कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने लिमिट्स की वैल्यू निकाल ली जेड के लिए। अब हम इसे बाद में इंटीग्रेट करना चाहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अगर हम इसे बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना चाहे तो देखो अब यहाँ पे हमने जेड के लिमिट्स की तो वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जेड यहाँ पे जो भी हमारा एक्स वाई जेड प्लेन था ना, अब ये कन्वर्ट हो चुका है एक्स वाई प्लेन में। ओके, जो भी हमारा एक्स वाई जेड का प्लेन था ये अब ये कन्वर्ट हो चुका है एक्स वाई प्लेन में। अब देखो अगर ये एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट हो चुका है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। अगर ये एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट हो चुका है तो आप यहाँ पे जेड की अगर वैल्यू 0 रख दो तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। और अगर आपको इसे बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करोगे, देखो आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे है वाई की, वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लोअर लिमिट बन जाएगा 0। ओके, वाई का यहाँ पे लोअर लिमिट बन जाएगा 0। और देखो इस इक्वेशन में से हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वाई इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। ओके, कुछ इस प्रकार इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, अब देखो जो भी हमारा गिवन क्वेश्चन था ये एक्स वाई जेड के प्लेन में था। ठीक है, चलो मान लो कि हमारा जो भी गिवन क्वेश्चन था ना वो कुछ इस प्रकार था, यहाँ पे है एक्स एक्सिस, यहाँ पे है वाई एक्सिस और यहाँ पे है जेड एक्सिस। जब हमने यहाँ पे जेड के लिमिट्स की वैल्यू निकाल ली तो देखो जेड के लिमिट्स को तो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब अगर हम इसे जेड को यहाँ से रिप्लेस कर दे तो यहाँ पे हमारा जो भी एक्स वाई प्लेन था ना, जो हमारा एक्स वाई जेड प्लेन था, अब ये एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी का मतलब क्या हुआ, अब इस इक्वेशन में आप जेड की वैल्यू 0 प्लग इन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जब हम यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 प्लग इन कर देंगे तब हमारी वाई की वैल्यू क्या है होगी, वाई इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। तो वाई का अपर लिमिट बन गया यहाँ पे ए माइनस एक्स। आ रही बात समझ में। अब देखिए अब वाई की भी तो हमने यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू निकाल दी ना, और देखो अब यहाँ पे हमें इसे बाद में इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हमें x की भी तो लिमिट चाहिए ना। देखो यहाँ पे हमें x की एक वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 0, तो इसका लोअर लिमिट बन गया 0। ओके, अब देखो अब अगर हमने यहाँ पे x की यहाँ पे लोअर लिमिट तो यहाँ पे निकाल लिया, अब हम यहाँ पे अपर लिमिट की भी तो वैल्यू चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में अब हम x और y, ठीक है, सबसे पहले था x प्लस वाई प्लस जेड, तब जब हमने इसे z के प्लेन की यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू निकाल दी तब हमने क्या किया, यहाँ पे z को रिमूव कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसे y के लिमिट की वैल्यू निकाल दी। तो आप सिर्फ ऐसे मानो कि अब ये इक्वेशन सिर्फ x की भाषा में बचा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए हो जाएगा ना, तो इज इक्वल टू यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू बन गई a। आ रही बात समझ में। तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू निकालनी है, और इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम ईजी है। ठीक है, इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम ईजी था। इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट बस इतना था कि देखो यहाँ पे हमें जो भी गिवन क्वेश्चन दिया गया है ना, इसे
हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, चाहे तो आप इसे डबल इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप इसे ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की भाषा में किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड dz। अब देखो हमने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन अब हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं पता कि यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने कुछ यहाँ पे इस प्रकार के स्टेप्स फॉलो किए। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है तो आपको सिंपली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, आपको यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो भी आगे का क्वेश्चन है ना, आगे का जो भी सॉल्यूशन है एकदम ईजी बन चुका है। ठीक है, अब आप इसे एकदम आसानी से एकदम ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू a, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू a माइनस एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 टाइम्स dz, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, z होगा। और अगर यहाँ पे z की जगह पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, कुछ इस प्रकार बन गया और यहाँ पे आ जाएगा dy dx। ओके, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा dy और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखो अगर आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमने जो भी लिखा है ना, अगर आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो, ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो देखो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था कि अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू आप लिखोगे डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर z टाइम्स dx और dy। और यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी, वेयर z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, y। ठीक है, अब देखो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो इसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा z की वैल्यू है a माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब ये इक्वेशन z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, y। ओके, मतलब यही फॉर्मूला ना। तो इसी का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे अगर आप इसे ट्रिपल इंटीग्रेशन की भाषा में लिखो या फिर आप इसे डबल इंटीग्रेशन की भाषा में लिखो, अल्टीमेटली आपका ये एक्सप्रेशन तो आने ही वाला है। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए हमने प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि डबल इंटीग्रेशन का यूज करके हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। ओके, तो आई होप आपको ये सारी कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। देखो अगर आप आपके नोट्स चेक करो तो हमने वॉल्यूम का कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला आपको लिख के दिया था। ठीक है ना। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू a। अब देखो a माइनस एक्स माइनस वाई को अब हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या बन जाएगा, a टाइम्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू a माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारा dx का dx जैसे कि वैसा ही। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू a। अब देखो a टाइम्स y, अब y की जगह पे हमें अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट की वैल्यू है a माइनस एक्स और लोअर लिमिट की वैल्यू है 0। तो a टाइम्स a माइनस एक्स क्या होगा, a स्क्वायर माइनस यहाँ पे बन जाएगा a एक्स माइनस एक्स टाइम्स y, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा a इंटू एक्स। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 टाइम्स a माइनस एक्स का होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू एक्स, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। और इसे अब हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ अपर लिमिट की वैल्यू क्यों प्लग इन की, क्योंकि जब हम यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में आप y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ इसे अपर लिमिट की वैल्यूज को प्लग इन करके ही सॉल्व किया है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू a। देखो अगर आपको एग्जाम में इतना बड़ा इक्वेशन बनता है ना तो आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन मत करना, आप इसे सबसे पहले और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो और बाद में ही इसका इंटीग्रेशन लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है चलो हम इसे पूरा सॉल्व कर देते हैं और बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। आप इसे किसी भी वे से सॉल्व करो और सिर्फ आप गलती मत करना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, माइनस ए एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स है तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे क्या है माइनस 1/2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है,
x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक x के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू a, तो a स्क्वायर इंटू a क्या होगा, a क्यूब माइनस यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब प्लस a क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/2 इन ब्रैकेट a क्यूब प्लस a क्यूब अपॉन 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब। ओके, कुछ इस प्रकार। अब देखो इस a क्यूब के साथ ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, a क्यूब अपॉन 3 माइनस a क्यूब अपॉन 6। ओके, अगर इसे आप और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 6a क्यूब माइनस 3a क्यूब, मतलब 3 टाइम्स a क्यूब अपॉन 18। तो इसी का हमारा सॉल्यूशन बन गया a क्यूब अपॉन 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन बन गया a क्यूब अपॉन 6। आ रही बात समझ में? तो इस इक्वेशन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। हमने यहाँ पे जिस प्रकार इसे सॉल्व किया, इसे एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको ये सारी बातें एकदम तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें आपको समझ के लेने वाली बात सिर्फ इतनी थी इस क्वेश्चन में कि हमने यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था कुछ इस प्रकार के। ओके, हमने क्या किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड dz, और यहाँ पे क्या है हमारा इक्वेशन, डबल इंटीग्रेशन ऑफ z का फंक्शन इंटू dy इंटू dx। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो आपको अब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि वॉल्यूम हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम को हम डबल इंटीग्रेशन की भाषा में भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम वॉल्यूम को ट्रिपल इंटीग्रेशन की भाषा में भी सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम वॉल्यूम के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम और भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप क्या करना, इस क्वेश्चन में हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिमिट की वैल्यू किस प्रकार निकाली, इस चीज को आप एकदम अच्छे से समझ के लो। अगर आपको ये बात एकदम क्लियरली समझ में आती है तो आपको किसी भी टाइप के वॉल्यूम के क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।